गुरुकुल ज्ञान से पहचान के स्पीच कार्यक्रम में आप सबों को शुभ संध्या, बहुत आशीर्वाद, बहुत अभिनंदन, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा आज खेले, यही हम लोगों की शुभकामना है, मंगल कामना है। और आप लोगों के बीच में एक जोरदार कंपटीशन मुझे लगता है देखने को मिलेगा, और ये कंपटीशन निश्चित तौर पर जो है आपको आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी जबरदस्त रूप से हुनरमंद बनाएगा। इन्हीं सब शुभेच्छाओं के साथ मैं गुरुकुल के हजारीबाग के ज्ञान से पहचान के इस कार्यक्रम के फाइनल राउंड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। और आज जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को प्रोत्साहनकर्ता हजारीबाग के शिवपुरी निवासी दिलीप कुमार यादव जी हैं, जिन्होंने बहुत ही झंझावतों को झेल करके एक गैराज में मिस्त्री के रूप में कार्य करते हुए सफलता अर्जित की एसएससीजीडी में। और वर्तमान में राजगीर में सीआरपीएफ में जो है वो पोस्टिंग है उनकी, और वहीं से वो लाइव जुड़ेंगे आपसे राजगीर से, जो कि हरियक वंश की भी राजधानी थी, बिंबिसार ने बसाया था। तो वहां से आपके बीच लाइव आएंगे और वो टिप्स तो देंगे ही, सवाल भी उनके द्वारा पूछे जाएंगे और आपको जवाब देने हैं। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। और क्विज के कार्यक्रम की शुरुआत अब जो होने जा रही है, आप सभी अपने जो है इसको तैयार रखेंगे और आंसर को तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको कहीं भी असुविधा ना हो या प्रॉब्लम ना हो और लेट से आपका जवाब ना आए। इसलिए अपने आप को एकदम अलर्ट मोड में रखेंगे और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चूंकि सवालों की शुरुआत मैं करता हूँ, दिलीप जी थोड़ी थोड़ी देर में आपके साथ में वो भी लाइव आ जाएंगे। और सभी लोगों का फिर से मैं पुनः स्वागत, अभिनंदन, और जितने भी लोग हम लोगों के साथ में जुटे हैं सबों को पुनः पुनः बधाई, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और हमारे बीच में जो है, मैं तुझे सलाह दें क्या? हाँ, जैसे आइए तो बता दीजिएगा। हाँ, चलिए। तो आज का इस क्विज के फाइनल राउंड का पहला सवाल है छतगन। ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? जिनके जवाब आएंगे इक्वेडोर। 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 चलिए अगला सवाल है, बैरोमीटर के पठन का, बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना किस स्थिति का परिचायक है? पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना किस स्थिति का परिचायक है? जिनका जवाब आएगा वर्षा, रेन। वर्षा की स्थिति का परिचायक है। नेक्स्ट, अगला सवाल छात्रगण बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। आपको बतलाना है कि लेब्राडोर की जलधारा कैसी जलधारा है? लेब्राडोर, जिनका जवाब आएगा कोल्ड, ठंडी। कोल्ड, ठंडी जलधारा है। दिलीप जी रुपए तो बता दीजिएगा मैंने को, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार रहेंगे छात्र। वर्ष 1944 में बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों ने प्रस्तुत किया था। ध्यान देंगे और आपको जवाब देना है, बॉम्बे प्लान में कितने वर्ष की योजना प्रस्तुत की गई थी?
जिनका जवाब अभी तक नहीं आ पाए, मुझे लगता है सही जवाब बॉम्बे प्लान में कितने वर्ष की योजना प्रस्तुत की गई थी? जवाब है 15 वर्ष, 15। आगामी 15 वर्ष के लिए योजना प्रस्तुत की गई थी छात्रगण बॉम्बे प्लान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है, ध्यान रखेंगे। छात्रगण अगला सवाल है, गौर कीजिएगा, मिड डे मील स्कीम योजना, मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जिनके जवाब आएंगे 1995। 1995। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जिनके जवाब आएंगे 2014। 2014। नेक्स्ट, सदाबहार क्रांति किससे जुड़ी हुई है? सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? सदाबहार क्रांति, जिनके जवाब आएंगे जैविक कृषि एवं हरित कृषि। जैविक कृषि एवं हरित कृषि से जुड़ा हुआ है सदाबहार क्रांति। नहीं। नेक्स्ट, भारत में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दूसरी, मेरे क्वेश्चन को समझिएगा, दूसरी हरित क्रांति। जिनके जवाब आएंगे 2006। 2006 में दूसरी हरित क्रांति शुरू की गई थी। दिलीप जी आ गए हैं हम लोगों के बीच में। आज के मुख्य अतिथि, मैं तुझे सभी को बता दीजिएगा, मुख्य प्रोत्साहनकर्ता दिलीप बाबू का आगमन हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि दिलीप जी अपने कैमरे को ऑन करें और हम लोगों के बीच में आए। बहुत सारे विद्यार्थी आपको सुनना चाहते हैं दिलीप जी, आपसे प्रेरणा ग्रहण करना चाहते हैं और वो भी एसएससीजीडी के कई लोगों ने फॉर्म भरे हैं जो कि चाहते हैं कि वो भी सफल हो आप ही की तरह। दिलीप जी अपने कैमरे को ऑन करके हम लोगों के साथ में जुटे, हम लोगों के साथ में आए। आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दिलीप जी अपने कैमरे को ऑन करेंगे। दिलीप जी तक आवाज मेरी जा रही है? फोन कीजिए उनको। चलिए कोई बात नहीं, दिलीप जी पुनः हम लोगों के बीच में आएंगे। फोन करके बताइए हमारे टेक्नीशियन साहब पीयूष बाबू। चलिए तब तक ये क्विज का राउंड आपके बीच लगातार जारी है और इससे अब जो क्विज में है दिलीप जी, दिलीप जी हम लोगों के बीच में फिर हेलो, दिलीप जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। हेलो, जय सर। हाँ जय हिंद दिलीप जी, अपने कैमरे को ऑन कर लें दिलीप बाबू। कर रहे हैं सर थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जय सर। जय हिंद। फुल स्क्रीन में ले लीजिएगा दिलीप जी को, फुल स्क्रीन में लीजिए। चलिए दिलीप जी बिल्कुल आप हम लोगों के देश के आन बान और शान
और बिल्कुल सैनिक की वर्दी और माथे पे वही टोपी। बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका ज्ञान से पहचान के इस कार्यक्रम में दिलीप जी। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि भारत का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल का संगठन है, उसमें वर्तमान में आप एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल राजगीर, जो कि गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश है और जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, तो वहां पर आप पदस्थापित हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। विद्यार्थी बहुत लालायित हैं कि आपने अपने संघर्षों को जो जिया है दिलीप जी अपने जीवन में, इतने झंझावातों को आपने झेला और इतने मुश्किलों के बाद आपने इस परीक्षा को सफलता हासिल किया और वर्तमान में आप ऑलरेडी जॉब में हैं। आपके जैसा अभी विद्यार्थी और भी बनना चाहते हैं और विशेष तौर पर कि एसएससी जीडी के अभी ऑलरेडी फॉर्म आए हैं दिलीप जी, तो आपके द्वारा दिए गए टिप्स, आपके द्वारा अपनी सफलता की बताई गई दास्तान निश्चित तौर पर इन प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर और संजीवनी बूटी का काम करेंगे। और इसलिए आज ज्ञान से पहचान के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने दिलीप जी को आमंत्रित किया है, उनका स्वागत करते हैं हम। और बहुत बधाई दिलीप जी। दिलीप जी आपसे अनुरोध है कि आप जो है जो हमारे साथ जितने भी लाइव जो सुन रहे हैं आपको विद्यार्थीगण, उन्हें बताएं। में से कई लोगों ने एसएससी का भी फॉर्म भरा है, तो वो भी कैसे सफल हो और आपने जीवन में कैसे सफलता हासिल की, किन किन लोगों का योगदान रहा, कैसे आप सफल हुए, इसके बारे में आप प्रकाश डालें ताकि आने वाले समय में प्रतियोगी विद्यार्थी भी आप जैसा सफल बन सके। जय हिंद सभी को। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है दिलीप जी आपकी? हेलो। हाँ, आवाज क्लियर आ रही जय है? हिंद सर सभी को। हाँ, जय हिंद दिलीप जी। जी सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से था और बहुत ही मेहनती लड़का था और मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे जो हमेशा हम लोग को मोटिवेट किया करते थे कि जो काम हम कर रहे हैं वो तुम लोग नहीं करेगा। तो उससे हमको प्रेरणा भी मिलता था कि सही बात है, जो गार्जियन हमको पढ़ा रहा है उनके लिए कुछ करके दिखाना है। तो मेरे मन में कुछ ख्याल आया कि हमको पढ़ना भी चाहिए। तो उसी तो फिर एक मेरा दोस्त था कोई राजस्थान का, तो वो गुरुकुल कोचिंग में पहले पढ़ता था। तो पहले हम खेलने वाले पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन पढ़ने वाले पोत पर ध्यान नहीं था। तो सर राजेश मेरा दोस्त था, वो बोला कि चलो गुरुकुल कोचिंग चलो। तो चलो चलो देखते हैं, ऐसे टाइम पास के लिए हम सोचे चलो एक दो दिन करेंगे। तो हम आपका क्लास किए थे सर, तो हमको बहुत अच्छा लगा। आपको पढ़ाने का अंदाज जो हमको लगा बहुत बढ़िया लगा। तो हम सोचे कि क्यों ना रेगुलर क्लास किया जाए, देखते हैं इसमें कुछ अगर हो जाता है तो बढ़िया है, सब लड़का लोग पढ़ता है तो बढ़िया बात है। तो मेरा दोस्त बोला कि हम भी तो पढ़ रहे हैं, तुमको आने में क्या दिक्कत है। तो हम आने लगे गुरुकुल कोचिंग, आने लगे। एक हफ्ता तक आने लगे। उस वक्त पैसा वैसा हम नहीं दिए। तो आए एक हफ्ता बाद, तो सर थे नीचे सर संतोष सर, वो बोले कि ठीक है आप एडमिशन करवा लें। एडमिशन करवा लिया, हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगने लगा। फिर उसी बीच में पढ़ते पढ़ते एसएससी का फॉर्म आया, जिसमें अभी हम बहाल हुए हैं। तो फॉर्म 2018 में आया था। गुरुकुल कोचिंग में पढ़े, पढ़ते 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 बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब अब लगा ना कि अब कोई भी एग्जाम हम निकाल सकते। मतलब ऐसा लगा कि दरोगा, झारखंड दरोगा जो हुआ था उसमें मेरिट में मेरा नाम नहीं आया था। तो हमको खराब लगा था, लेकिन अच्छा भी लगा था कि चलो हम यहाँ तक तो पहुंचे, गुरुकुल कोचिंग से हम यहाँ तक तो पहुंचे। अच्छा लगा कि चलो आज हम मेरिट में छठे, कल हो सकता है आगे एग्जाम में देंगे तो निकल जाए। तो अच्छा लगा सर कि आपका पढ़ाई हमको बहुत अच्छा लगता था। तो वही फिर फॉर्म आया एसएससी का, तो फिर उसको भरे, फिर तैयारी भी करने लगे। रात रात भर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मेरे पापा का हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ और हम उसी वक्त गुरुकुल कोचिंग में ही पढ़ रहे थे। शाम के 4 बज रहा था
और आपका ही क्लास था सर उस वक्त। तो उस वक्त फोन आया, हम बाहर जाके बात किए तो हम रोने लगे, और उसी वक्त अपना बैग लेके हम चले गए पापा के पास, कैसे से बात है। तो उनको फिर हम हॉस्पिटल ले गए थे सदर। वहां से फिर हमको जाना पड़ा रांची। रांची में उनका रिम्स में इलाज चला, और फिर उनको बेड बेड में ही थे वो, तो फिर हमको घर चलाने के लिए उनका दुकान को संभालना पड़ा। और फिर सुबह 10 बजे तक खोलना पड़ता था, फिर 5 बजे दुकान बढ़ा के फिर हम गुरुकुल कोचिंग फिर से चल जाते थे। तो चलो कोई बात नहीं, दिन भर काम किया, कोचिंग भी कर लेते हैं। गुरुकुल कोचिंग शाम तक पढ़ते थे, फिर उधर से घर जाते थे। घर जाने के बाद फिर रात में 2-3 बजे तक पढ़ते ही रहते थे। सुबह उठ के फिर दौड़ना भी है झील, 2-3 चक्कर झील भी दौड़ना है। अब फौजी बनना तो फिजिकल है, पढ़ाई है, मेडिकल है, सब कुछ तो लेके चल रहा है ना सर, इसलिए सब कुछ तो करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम पढ़ने में तेज है लेकिन दौड़ने में नहीं, तो हमारा नौकरी तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सब कुछ में औसतन रहने का कोशिश किया कीजिए। मान लीजिए कि आप कोई भी चीज का फॉर्म भर रहे हैं और वो क्या मांगता है आपसे, ये चीज को देखना है। अगर उसमें सिर्फ पढ़ने ही को मांगता है तो आप सिर्फ पढ़िए, फिजिकल मत कीजिए। और अगर आप फॉर्म भरे डिफेंस से रिलेटेड में, तो आपको तीनों चीजों में मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई करना पड़ेगा, दौड़ भी करना पड़ेगा आपको, फिर मेडिकल में बच बच के आपको रहना पड़ेगा, कहीं ना हम साइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट खा जाए या बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट ना खा जाए। सब कुछ में आपको लेके चलना है। अगर आपको आगे नौकरी लेना है तो करना पड़ेगा ये सब। और वही फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरा रिजल्ट 21 फरवरी 2021 को आया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे ही दिन हम सर के पास गए, तो अब फोटो सर डाले थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा। गुरुकुल कोचिंग में हम ज्वाइन करके बस हम यही बोलना चाहते हैं कि अब मतलब कि हमको भगवान मिल गए, एक तरह से यही बोल सकते हैं। नौकरी आज के डेट में मिल कहाँ रहा है, लेकिन फिर भी गुरुकुल कोचिंग में जाके हमको ऐसा लगा कि भगवान मिल गया, नौकरी मिल गया, तो भगवान के बराबर है। बहुत अच्छा लगा सर, आपका हमेशा हमेशा आपको कभी भूल नहीं पाएंगे सर, क्या है कि गुरुकुल कोचिंग मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। और गुरुकुल कोचिंग में सर सुबह जब हम टेस्ट देते थे हर एक साप्ताहिक टेस्ट में, तो उस वक्त फिर टेस्ट देते थे तो बहुत कम नंबर आता था। तो कोई बात नहीं, दोस्त लोग बोलता था एक बार में आएगा कम, दूसरा बार में ज्यादा आएगा। हर एक साप्ताहिक टेस्ट में हम ज्वाइन करते थे। फिर क्या हुआ, फिर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें मेरा 40 आया। फिर आगे बढ़ा, 45 आया, 60 आया। फिर ऐसे ऐसे कर रहे, एक बार तो मेरा 75 आ गया। तो उसमें अच्छा लगता था कि साप्ताहिक टेस्ट जो सर करवा रहे हैं उससे मेरा जितना भी पढ़ा हुआ है सब रिवीजन हो रहा है, और जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो हमको मजा भी आ रहा है कि हमको सेट मार रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो हमको अंदर से अच्छा लगता था कि अब हम आगे भी कुछ कर सकते हैं, बस हम यही सोचते थे। बहुत अच्छा लगता था सर। और मेरे पापा भी बहुत खुश हुए जिस दिन उनका रिजल्ट मेरा रिजल्ट आया था, तो अच्छा लगा। और माँ बाप का भी यही ख्वाहिश रहता है कि मेरा जो बाल बच्चा है कहीं सेट कर जाए। और माँ बाप के लिए सक्सेस की बात यही है कि जब उनका बाल बच्चा कहीं सेट कर जाता है तो उनका सक्सेस के सबसे बड़ा बात यही है। हर एक माँ बाप सक्सेस तभी होता है। नहीं, आप बहुत बोलिए सर कुछ। बहुत बधाई आपको दिलीप जी, और बहुत आपने अपने संघर्षों को बताया कि किस प्रकार आप रात को 2-2 3-3 बजे तक जग के पढ़ते थे, और फिर वापस आप सुबह में उठ करके झील को दौड़ना, फिर दुकान भी संभालना, उसके बाद पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करना, पिताजी भी आपके अस्वस्थ थे। तो इतना कुछ करने के बाद आपने सफलता जो प्राप्त की है वो निश्चित तौर पर आपके संघर्ष की एक जबरदस्त इबारत लिखती है। इसके लिए आप इस पूरे मन से हम लोग आपको हैट्स ऑफ और जो है बहुत बधाई देते हैं दिलीप जी। मैं दिलीप जी आपसे ये विद्यार्थियों को जैसे कुछ कहूंगा, अभी तो मैं डायरेक्ट आपसे इनकी कैरियर काउंसलिंग कराऊंगा ही, लेकिन विद्यार्थियों से मैं पूछना चाहूंगा कि एसएससी जीडी का भी फॉर्म आया हुआ है दिलीप जी, और 24,000 से ज्यादा वैकेंसीज पर हैं, जिसमें अभी सीआरपीएफ को इंक्लूड नहीं किया है। इंक्लूड उनको भी करने का तो मुझे लगता है कि वैकेंसी और ज्यादा चली जाएगी। तो आप एसएससी जीडी के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे दिलीप जी, कि वो अभी आपके जैसे सफल हों, आपके जैसा वो भी बने?
संदेश सर यही है कि लगन से करना होगा। और जहां तक हम समझते हैं कि ये जॉब लेना बहुत बड़ा बात भी नहीं है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें। फॉर्म भर दिया और वो क्या क्या आपको मांग रहा है, बस इस पे आपको ध्यान देना है। दौड़ मांग रहा है, पढ़ाई मांग रहा है, मेडिकल मांग रहा है, ठीक है। और इस पे तीनों चीज जो है इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम तो समझते हैं कि पढ़ाई के लिए आप मेरे ख्याल से गुरुकुल कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम कोचिंग में पढ़े तो हमको पता है, तो बहुत अच्छा बात है। और आपको मतलब फिजिकल करना है तो आप 5 किलोमीटर इसमें फिजिकल रहता है सर। तो इसके लिए आप कहीं भी जाके मेहनत कर सकते हैं। और मेडिकल के लिए जहाँ तक है कि आप ज्यादातर आप पैदल चले तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। गाड़ी का यूज ना करें, ज्यादा एक्सीडेंट भी हो सकता है आपका, कहीं गिर जाइएगा। आजकल तो बाइक बहुत स्पीड से भी चल रहा है, तो उससे कि बचना है आपको। अगर आपको जॉब लेना है तो बहुत कुछ से बचना है। सबसे बड़ा बात है कि बचना है। बहुत बढ़िया। और और जहाँ तक हम समझते हैं कि ये जो एसएससी का फॉर्म है बहुत अच्छा जॉब है। अभी बहुत अच्छा जॉब है, हमको अच्छा लगा। और इसमें कंपटीशन हम तो ज्यादा फॉर्म भरते ही हैं, लेकिन पढ़ने वाला लोग के लिए ज्यादा बड़ा बात नहीं है, वो एग्जाम निकाल सकते हैं। मैं 100 में क्वेश्चन में 83 मार्क्स लाया था। वो भी सरी का ये है कि उतना नंबर हम ले आए पाए, अच्छा लगा। और अच्छा नंबर आया था, 100 में 83 अच्छा नंबर है। आप लोग भी ला सकते हैं, बस कुछ नहीं, बस मेहनत करना है आप लोगों को। और जहां तक हम समझते हैं कि हम अ, सब काम को देखते हुए भी बस पढ़ाई को छोड़े नहीं। मेरा काम ऐसा था कि हम शाम तक थक के पूरा चूर हो जाते थे, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं करता था, फिर भी हम यही सोचते थे कुछ नहीं, सर जो पढ़ाया हमको पढ़ना है, हमको जॉब लेना है। और मैं ये भी बता सकता हूँ सर कि जैसे कोई अगर ग्राहक भी आ रहा है तो उसको हम बोलते थे कि नहीं अब हम दुकान बढ़ा रहे हैं तो आपका हम काम नहीं करेंगे। हम हम जान रहे थे कि इससे हम 500 रुपये भी कमा रहे हैं, लेकिन वो हम 500 रुपये देखे नहीं। हमको जाना है कोचिंग, हमको पढ़ना है, हमको जॉब लेना, बस इतने हम जानते थे। हाँ, यही है सर मेरा जीवन का। और ये है सर कि अपने लाइफ में हम बहुत बार फेल किए हैं, बहुत बहुत बार सर। कि मतलब 10th में तो एक बार पास किए थे, 12th में आईएससी लिए थे, उसमें सर हम 7 बार फेल किए थे। तो अंदर से सर बहुत टूट भी चुके थे कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। पढ़ने में थोड़ा कमजोर थे, लेकिन गुरुकुल कोचिंग जब से ज्वाइन किए पता नहीं कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो बस उसको बनाना है, दिमाग में रहता था। सर को पढ़ाने का अंदाज जो था वो बहुत अच्छा था। वो एक बार बताते थे फिर रिपीट करते थे, उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे। तो उससे क्या है कि लिख तो लिए हम ठीक है, लेकिन सर क्लास में रहते हुए भी हम लोग को समझा देते थे तो हम लोग दिमाग में बैठ जाता था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ भी दिमाग लगाते थे, हाँ सर पढ़ाए थे, ये तो पढ़ाए थे, बस ऑप्शन रहता था, देखते थे मार देते थे। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लास करके, हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी कि आप जो है कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं हम लोगों के प्रति। और आप सबसे खुशी की बात हम लोगों के लिए गुरु दक्षिणा ये होती है कि आप लोग सफल हो जाते हैं जीवन में, तो ये हमारे लिए इतनी खुशी और प्रसन्नता देती है। जब आप मिठाई लेकर के आए थे, मुझे याद है दिलीप जी यस सर। संस्थान में, तो मैं इतना खुश था जब आपने अपनी कहानी बताई थी संघर्ष की कि सर मैंने किस तरीके से मेहनत करते हुए सर काम करते हुए नौकरी को प्राप्त किया है। तो मैं फूला नहीं समाया था और मुझे लगा था कि हाँ आज मैंने कुछ हासिल किया अपने जीवन में। और अंदर से इतना आत्मविश्वास मेरा बढ़ा था कि मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दिलीप जी आप जैसे विद्यार्थियों को पाकर के हम लोग धन्य हो जाते हैं। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आपका जीवन सही मायनों में एक संदेश। आपने अभी कहा कि आप जीवन में कई बार फेल किए लेकिन हिम्मत नहीं हारी आपने। बहुत आईएससी बार में फेल किए सर हाँ के। आपने साइंस लिया, आईएससी में पास करने में आपको बहुत समय लगा, लेकिन फिर भी ये आपने सर। कहा कि नहीं, मेहनत लगातार करना है, निरंतर कठिन परिश्रम करना है और झंझावातों को आगे घुटने नहीं टेकने हैं।
और आपने सही में घुटने नहीं टेके। आपने एक बात बहुत बड़ी बात अभी कही कि आप कोचिंग आने के लिए दुकान में यदि 500 रुपए का भी ग्राहक आ जाता था, आप जान रहे किससे मुझे 500 रुपए में मिलेंगे, मैं कमा सकता हूँ, इसके काम हाँ को सर। ठीक कर दो तो, लेकिन आपने उसे भी त्याग दिया और कहा कि नहीं, मैं पढ़ाई को अभी प्रायोरिटी दूंगा, करियर को प्रायोरिटी दूंगा। और आज रिजल्ट आपके सामने है दिलीप जी कि आप आज देश की आन बान और शान बने हुए हैं और देश सेवा में सीआरपीएफ में संलग्न है। आज जो सम्मान आपको मिल रहा है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। वर्दी आपके शरीर पर जो है कितनी शोभा बढ़ाती है, और जो अपने देश के लिए रक्षा के लिए आप सदैव तैयार रहते हैं, ये अपने आप में बहुत सुखद है। बहुत जो है आपको आपके स्वाभिमान और आत्मविश्वास को जो बढ़ाती है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो दिलीप जी, मैं अनुरोध करूंगा कि आप विद्यार्थियों से कुछ जनरल स्टडीज के जीएस के सवाल पूछें। और आज के क्विज कार्यक्रम में चूंकि आप ही हम लोगों के मुख्य प्रोत्साहन करता है, मुख्य अतिथि हैं, आप ही के कर कमलों से विद्यार्थियों को, प्रत्येक विद्यार्थी को 100-100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 10 विद्यार्थियों को हम लोग चयनित करते हैं ज्ञान से पहचान के इस क्विज कार्यक्रम में। तो आप विद्यार्थियों के इस प्रोत्साहनकर्ता के रूप में आए हैं, ये अपने आप में बहुत संयोग की बात है। मैंने आपसे एक बार कहा और आप तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गए, ये भी आपके बड़प्पन है और आपके व्यक्तित्व का एक बहुत विशाल हृदय को सत्यापित करता है। तो दिलीप जी, मेरा आपसे ये होगा, और मैं मुखातिब भी करवाऊंगा आपको विद्यार्थियों से, जो विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी यदि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करियर काउंसलिंग हो रही है इस गूगल मीट पे, तो कुछ सवाल यदि दिलीप जी से कोई पूछना चाहते हैं तो सीधे लाइव तौर पे आप पूछ सकते हैं। ये बहुत गर्व का विषय है कि आपके साथ एसएससी जीडी में सफल अभ्यर्थी आपके बीच में, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, राजगीर में कार्यरत है सीआरपीएफ में, वो आपके बीच सीधे तौर पर है। आपको कोई भी सवाल यदि इनसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अपने कैमरे को ऑन करके, प्लीज। सर कुछ क्वेश्चन जो लिखे हैं वो हम पूछ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आपको पूछना है, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि कैरियर काउंसलिंग भी आपका हो जाए। कुछ लोग यदि कुछ सवाल पूछना चाहते हो, या जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है, वो हाँ अपनी तैयारी के विषय हाँ में कुछ जानना चाहते हो, तो एक आप चूंकि ऑलरेडी सफल हैं, तो आप जो उनको टिप्स दे पाएंगे वो एक बहुत उनके लिए मूल्यवान होगा, संजीवनी बूटी का काम करेगा। इसीलिए मैं चाह रहा था कि कोई मुखातिब आपके बीच होना चाहते हैं तो वो अपने कैमरे को ऑन करके सीधे दिलीप जी से बात करें और उनसे उनकी और मुखातिब। हाँ, पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, जिन्हें भी कुछ भी पूछना है वो अपने कैमरे को ऑन कर लें और सीधे तौर पर दिलीप जी से सवाल पूछें। अभी अभिषेक जी ने शायद कुछ पूछना, हाँ रुपेश कुमार जी आपके बीच में आ गए हैं। दिलीप जी बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी हैं ये। हाँ रुपेश जी, सवाल करें अपना। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा आपसे पूछना है सर हाँ कि आप काम करते हुए में भी मतलब जॉब इतना जल्दी कैसे ले लिए? हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, लगन से करना पड़ेगा, वो बात नहीं है, बस मेहनत लगन से करना होगा। और अब जितना भी हमको सर पढ़ा रहे हैं वो चीज को हमेशा आप रिवाइज कीजिए। मान लें कि कोचिंग में जितने भी आपको पढ़ाया गया, और मैं तो समझता हूँ कि आपको कोचिंग में जितना ही पढ़ाया गया, अगर उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, उसी को आप फिर से एक बार पेज पलट के देख रहे हैं, तो हम नहीं समझते कि आपको दोबारा ये सब मेहनत करने की जरूरत है। जितना सर पढ़ा आप उतना पढ़ लीजिए। और हम तो समझते हैं कि जितना भी क्वेश्चन एग्जाम हम ऑनलाइन दिए हैं, इन्हीं का बताया हुआ है। सब कुछ जितना भी हम कोचिंग में पढ़े उतना ही रिपीट होता है क्वेश्चन, और उसमें आप आराम से टिक मार सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है ज्यादा, उसमें मतलब कि हताश होने की बात नहीं है कि हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप उतना ही पढ़िएगा ना, आपका एग्जाम निकल जाएगा। मेन रुपेश जी का ये सवाल है दिलीप जी कि आपने संतुलन कैसे स्थापित किया काम और पढ़ाई के बीच में, ये पूछना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि मैं लगातार पढ़ाई करता हूँ फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। आपने काम भी किया और पढ़ाई भी की, तो संतुलन कैसे स्थापित किया आपने, ये इनका मुख्य सवाल है, जैसा मुझे लगता है रुपेश जी पूछना चाहते हैं। संतुलन कैसे किया, सामंजस्य कैसे बैठाया आपने? सर मेरे अंदर जज्बा था, और मेरे पापा हमेशा बोलते थे, हमको शुरू से ही बोले थे कि बेटा जो हम काम करते वो तुम नहीं करेगा। तो आपको एक बात हम सभी को बता रहे हैं कि एक पंडित भी था, वो बोला कि ये आपका जो पहला बेटा है उसको नौकरी नहीं होगा, जो पहला बेटा हबीब है। तो हम भी सोचे कि देखते हैं पंडित के बात सही होता है या मेरा बात सही होता है।
एक मिनट सर लाइन पे रहिएगा, बैलेंस खत्म हो तो हमको फिर से ले रहे, ठीक है सर? जी जी कोई बात एक नहीं। मिनट सर। दिलीप जी आप हम लोग के सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, वो अभी प्रोसेस चल रहा है सर। बिल्कुल कोई नेट बात नहीं। थोड़ा खत्म हो गया, नहीं नहीं रिचार्ज करिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दिलीप जी। हमारे बीच दिलीप जी बने हुए हैं और मृत्युंजय सर को मैं कहना चाहूंगा जब तक दिलीप जी के मोबाइल सही हो रहे हैं। जी हाँ नमस्कार, नमस्कार जेपी सर। हाँ मृत्युंजय सर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार, अभिनंदन, इस्तकबाल आपका। मृत्युंजय सर जो कि वर्तमान में चंद्रा में शिक्षक के तौर पे कार्यरत हैं, अर्थशास्त्र विषय से बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व और पूरा डंका बज रहा है अभी सबका अर्थशास्त्र में, चाहे 10th to 12 हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, जेपीएससी हो, सब जगह सर के विद्यार्थी बहुत ही दीवाने हैं आपके। और लगातार अर्थशास्त्र विषय में आप केवल झारखंड ही नहीं अन्य स्थानों में भी आपके विद्यार्थी आपके यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़ रहे हैं। आपको बहुत बधाई सर। और मैं पुनः बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन जो नए विद्यार्थी जुटे हैं वो जाने कि मृत्युंजय सर ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ कार्यक्रम जो क्विज कार्यक्रम इनका चलता है इनके यूट्यूब चैनल पर, इसी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए और सर के ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने ज्ञान से पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके मूल में पूरा क्रेडिट मैं सर को देना चाहूंगा जो इन्होंने मुझे इस रास्ते को दिखाया और एक एक चीजों को बतलाया। और आज जो भी ये सफल कार्यक्रम हो रहा है और जो एक अच्छी शुरुआत की है हम लोगों ने, तो उसके मूल में मृत्युंजय सर हैं, बहुत सहृदयी व्यक्ति और बहुत अच्छे इंसान। तो मृत्युंजय सर आपका ज्ञान से पहचान के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं चाहूंगा मृत्युंजय सर कि आप विद्यार्थियों को कुछ टिप्स तो दें ही, साथ ही साथ दो सवाल भी अर्थशास्त्र से पूछें प्लीज। जी बहुत आभार जेपी सर, और इस मंच पर दिलीप जी का भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और जैसा कि जेपी सर, हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से गुरुकुल द्वारा चलाए जा रहे ज्ञान से पहचान इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को हम लोग देख पा रहे हैं।
और सबसे पहले तो हम प्रतियोगी विद्यार्थियों को ये कहना चाहेंगे कि वास्तव में ये 2021 और आने वाला जो 2022 है सर, ये प्रतियोगी छात्रों के लिए सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। 2021 और 2022 बहुत सारे अवसर का द्वार खोलने वाला साल ये साबित होने वाला है सर। इसलिए अभी प्रतियोगी छात्रों को तो बहुत मेहनत, बहुत जुनून और बहुत परिश्रम के साथ एकदम लगने की आवश्यकता है। और जेपी सर, जिस तरह से आप निरंतर सफल प्रतिभागियों को जोड़ रहे हैं और लगातार जो क्विज कंपटीशन जो आपका चल रहा है, निश्चित रूप से कई प्रतिभाओं को तराशने में यह कार्यक्रम सफल होने वाला है सर। और सर, हम बहुत अधिक समय छात्रों का नहीं लेना चाहेंगे, हम डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं जेपी जी सर। सर, 2 सवाल प्लीज। जी, सारे प्रतियोगी छात्रों को सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है, 2021 और 2022 ये अवसर वाला साल है, आपके करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल साबित होना है। तो एकदम पूरे मेहनत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ आप जुड़ें और गुरुकुल की जो टीम है, गुरुकुल के जो शिक्षकों की टीम है, इस टीम का अनुकरण करें आप लोग। तो चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों से। प्रश्न सुनिएगा। आप लोगों को बता दें कि आजादी के बाद 6 बार औद्योगिक नीति बना और 6 औद्योगिक नीति में 5 औद्योगिक नीति कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। आप लोगों को बताना है कि निम्न में जनता सरकार की औद्योगिक नीति कौन सी है। ऑप्शन ए 1977 की नीति, ऑप्शन बी 1956 की नीति, ऑप्शन सी 1948 की नीति और ऑप्शन डी 1991 की नीति। जवाब बहुत सारे लोगों का आना शुरू हो गया है और हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। बहुत शानदार जानकारी है प्रतियोगी छात्रों के बीच में। और सर, जवाब दे दिया जाए सर, सही जवाब बताया जाए। जी हाँ, आप तो बताइए सर प्लीज। जी, तो जी बताइए। आप सभी तमाम प्रतियोगी छात्रों को हम बता दें कि 6 औद्योगिक नीतियों में जो 1977 की नीति है, ये जनता सरकार की औद्योगिक नीति है। और उस समय देश के उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने इस औद्योगिक नीति को संसद में प्रस्तुत किया था। चलिए अगले प्रश्न पर हम आए। और जेपी सर, कितना प्रश्न पूछना है 2 सर? प्रश्न सर, 2 प्रश्न। जी, और दूसरा प्रश्न है और बड़ा आसान सा प्रश्न है। आप लोग बता दें कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसके लिए हम कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। बताएं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत शानदार, बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों का जवाब आ रहा है सर। और 1 जनवरी 1949 जिन छात्रों ने भी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। 1 बहुत जनवरी आभार 1949। जेपी सर। जी, थैंक यू सो मच मृत्युंजय सर। आपने दोनों सवाल बहुत अच्छे पूछे, बहुत टेक्निकल सवाल थे और ये दोनों सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में हर जगह आते हैं, यूपीएससी से लेकर के कांस्टेबल तक एग्जाम में आते हैं। तो आप से अनुरोध रहेगा सर कि जब भी हम लोग गूगल मीट करेंगे तो सर आप 10 मिनट के लिए हम लोगों के बीच में आकर के इस तरह के सवाल पूछेंगे तो हम लोग विद्यार्थियों को बहुत इसका लाभ मिलेगा सर और आपके अनुभव का भी लाभ मिलेगा। तो हम लोग जी, बहुत बहुत बिल्कुल आभार, बिल्कुल। हाँ बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं सर मृत्युंजय सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं पुनः चाहूंगा कि दिलीप जी हम लोगों के बीच में आए और हमारे टेक्नीशियन साहब कैमरे में दिलीप जी को ले और दिलीप जी अब आप लोगों के बीच में सवाल रखेंगे। हाँ दिलीप जी, जेपी सर, जी हम दिलीप जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, क्योंकि दिलीप जी देश सेवा में हैं, जी हम लोग ऋणी हैं दिलीप जी आपके। जी वास्तव में हम सारे लोग आपके ऋणी हैं, कर्जदार हैं। इतने प्रतिकूल परिस्थितियों में हम दिलीप जी की पूरी संघर्ष की दास्तान सुन रहे थे सर। जी बहुत विपरीत परिस्थितियों में दिलीप जी ने सफलता की सर्वोच्च मुकाम तक ये पहुंचे हैं। तो बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत दिलीप जी। और आपके इस प्रयास को नमन रहेगा हमारा। और सर, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अनुमति चाहेंगे सर। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, सर, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर। दिलीप जी प्लीज सवाल पूछें विद्यार्थियों से। जी सर।
हेलो सर। जी सर, जी बोलिए दिलीप जी प्लीज। किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, किसी भी विषय से आप पर निर्भर करता है दिलीप जी। जी जी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? हाँ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद? पूंजी पूंजी बिलों से संबंधित है। वाह, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 130? चलिए जवाब दे दीजिए आप दिलीप जी, ऑप्शन आपको नहीं देना है। 110 सही है सर? बिल्कुल, जी, धन विधेयक 110 मनी सही है बिल, सर इसका। बिल्कुल सही आपका सवाल था। लेकिन ऑप्शन नहीं देना है दिलीप जी, केवल सवाल देने हैं, बिना ऑप्शन के ही लोग यहाँ पे बहुत धुरंधर है। अगला सवाल पूछिए दिलीप जी। जी सर, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत अच्छा जी सवाल। सर। हाँ, जवाब दे दीजिए दिलीप जी। जवाब सर, संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण। हाँ, 7वीं अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण, अर्थात कि तीनों प्रकार की सूचियां हैं इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का इसमें उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। बहुत अच्छा जी सवाल सर। है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जी सर। और अ, जिन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से संबंधित समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाह, बहुत बायोलॉजी का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जवाब बताइए दिलीप जी। जवाब सर, ऑपेरॉन है, ऑपेरॉन। ऑपेरॉन। जी सर। किसी के भी जवाब नहीं आ पाए हैं मुझे लगता है। आए हैं फिर से? हाँ, 2-3 का आ रहा है सर। आ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा लगा सर, जवाब तो बहुत सारे दे रहे हैं। जी, बहुत मेहनत हो एक्टिव रहा है, है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं दिलीप जी, और ये सब बहुत कठिन और बहुत जबरदस्त जो है प्रतियोगिता के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं दिलीप जी। कई लोगों को इन्होंने हाँ। पछाड़ा है, उसके बाद ये यहाँ पे आए हैं। जी नेक्स्ट सवाल सर। पूछिए दिलीप जी। जी सर। जहांगीर के शासन काल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि दी गई थी? वाह, नादिर उल अस्र की उपाधि जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को दी थी? जी सर। सर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, हाँ जी सर। हाँ जवाब दीजिए इसका दिलीप जी। अ, इसका आंसर सर मंसूर होगा। हाँ, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी, जो कि पशु पक्षियों का बहुत अच्छा चित्रकार था जहांगीर के दरबार में। बहुत सुंदर जी सवाल सर। पूछा था दिलीप जी आपने, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट जी सवाल सर, हाँ दिलीप ये जी। पूछता है सर। जी, जी सर। हाँ, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? वाह, जवाब बताइए दिलीप बाबू। जवाब तो सही मिल रहा है सर, सुनने अच्छा लगा देख। सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। हाँ सर, मेहनत तो हो रहा है सर। हम्म, और एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं सर। बिल्कुल। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वाह, जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये क्वेश्चन था मेरा।
आंसर निधि बताइए कुमारी का आंसर कुछ सही लग रहा है। आंसर इसका सर सामाजिक संपर्क सिद्धांत। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछिए दिलीप जी आप, हाँ आज सर। का अंतिम क्विज का सवाल। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? वाह, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? जवाब दीजिए दिलीप जी। इसका आंसर सर भारत के लोग हैं। भारत के लोग हैं, प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। यस सर। डिसीजन हम लोग आ चुका है पीयूष जी, और क्वेश्चन पूछने की जरूरत है? एक और सर। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछिए दिलीप जी। जी सर पूछता हूँ। जी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? वाह, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? जवाब दे दीजिए दिलीप जी। 51A राइट आंसर है सर। हाँ, 51A या 51 का जिन्होंने दिया, भाग नहीं पूछा था इन्होंने, कई लोग भाग 4 लिख रहे हैं। सही जवाब था हाँ, अनुच्छेद था सर। हाँ अनुच्छेद कुछ इन्होंने लोग पूछा था 51 का। ठीक है, भाग 4 भी लिख रहे हैं तो गलत जवाब है ना, भाग 4 का क होगा। हाँ सर। बिल्कुल, तो ये गलत है ट्रिक ना? मैंने आपको दिया था दिलीप जी, याद होगा आपको कि जहां भी क से कर्तव्य देख लेंगे तो 4 का तो कर्तव्य, 51 का तो कर्तव्य। तो इससे याद रखने में आसानी होती है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जहां 51 के बाद नहीं लगाना है, ब्रैकेट में देख लेना का यानी कर्तव्य, और भाग अब 4 आएगा तो 4 भी का भी क लगाना होगा, क्योंकि क से ही कर्तव्य होता है। तो यानी कि आपको ऑप्शन में रहेगा 49, 50, 51, 51 का क। तो आप जहां देखिएगा क शब्द लिखा हुआ है तो तुरंत पता लीजिएगा कि कर्तव्य इसी में समाहित है, 4 का क और 51 के क में। तो इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को पकड़ना था। दिलीप जी, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे और बहुत सोच सोच करके आपने सवालों को गिराया कि कैसे सवाल मैं पूछूं जो कि आगामी जीडी में भी काम आता है। इसलिए मैं समझ रहा था कि आप सवालों को थोड़ा सा चुन रहे थे कि ऐसे सवाल ही मैं ज्यादा पूछूं जो आगामी एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा और कारगर साबित हो। तो दिलीप जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सभी विद्यार्थियों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन और ये कामना करता हूं अबू कि आपके पिताजी ने जो सपना देखा है और पंडित जी की भविष्यवाणी को जो आपने झूठा साबित कर दिया दिलीप जी, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी, आपने साबित कर दिया कि नौकरी कर्म से प्राप्त की जा सकती है और मेहनत किया जाए तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो दिलीप जी, आप इसके जीते जागते मिसाल हैं। आपने अपने कर्म से अपने भाग्य को भी बदल दिया और जो है ज्योतिषाचार्य की बातों को झुठला दिया। आज आपके पिता का मस्तक जो है गर्व से ऊंचा उठ गया कि नहीं, मेरे बेटे ने मेरे सपने को पूरा कर दिया। हम लोग यही ख्वाहिश करेंगे दिलीप जी कि आप सीआरपीएफ में और भी उच्च मुकाम को हासिल करें, निरंतर मेहनत करें, वहां भी परफॉर्मेंस आपका बहुत शानदार रहे और आप जी सर सर्वोच्च पायदान पर पहुंचे और अपने मेहनत में कहीं कोई कसर न छोड़े। यही सब हम लोगों की शुभकामनाएं हैं छोटे भाई, आशीर्वाद है आपको। आज आपसे मिल करके सभी विद्यार्थी बहुत खुश हैं, गदगद हैं, अभिभूत हैं और निश्चित तौर पर आपके द्वारा बोले गए कथन इनके अंदर में भी प्रेरणा देगी। क्योंकि देखिए, आपको जब भूपेश जी ने पूछा कि हम लोग दिन भर पढ़ते हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं और आपने काम करते हुए सफलता को प्राप्त किया, तो ये बहुत बड़ी मिसाल है दिलीप जी। इसे आप छोटा मोटा चीज नहीं समझे, आप एक तरीके से हजारीबाग के हीरो हैं और यूथ आइकॉन हैं और आपको देख करके अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए कि आपने इतने मुश्किलों को झेला। पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, आप उन्हें लेकर के अस्पताल में गए, आप कितने दिनों तक कोचिंग नहीं आ पाए थे मुझे याद है, और आपने पिताजी को भी ठीक किया। उसके बाद भी आप काम करते रहे और घर पर भी कोई आंच नहीं आने दी। तो बड़े भाई का फल जो आपने अदा किया है, बड़े पुत्र का जो फल अदा किया है दिलीप जी आपने, ये ग्रैंड सैल्यूट आपके लिए बाबू। सभी की ओर से मैं
बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपका जिज्ञासा, आपका जुनून, आपका जज्बा यूं ही बना रहे, आप जीवन में और तरक्कियों को प्राप्त करें और आपके परिवार में भी सुख शांति समृद्धि का सदैव वास रहे। हम लोग आपके माता पिता को भी नमन करते हैं जिन्होंने इतने योग्य पुत्र को जन्म दिया, जिसने असफलताओं के बाद सफलता की जननी को, कहावत को चरितार्थ कर दिया। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ये बात को यदि देखना है तो दिलीप जी से आप सीख सकते हैं प्रतियोगी विद्यार्थियों। दिलीप जी को और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत स्वागत। और टॉप 10 में जो भी आए हैं, हमारे टेक्नीशियन उस लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। कल जब शाम को ज्ञान से पहचान का कार्यक्रम होगा 5 बजे, जब 6 बजे और 6 कल आप जानते हैं कि 6 बजे से 7 बजे तक संजय सर साइंस, करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स के टॉपिक लेके आएंगे। मैं 7 से 8 जो है आपको लेकर के टॉपिक आऊंगा राज्यसभा संसद में, तो वहां पर आप लोगों को ये बताया जाएगा। इसलिए कल से आप लोग बिल्कुल एकदम तैयार रहेंगे और नए नियमों को भी जानेंगे कि आप फाइनल राउंड में आ गए हैं। और उसके बाद यदि आप डेली क्विज में भाग नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको हम लोग फाइनल राउंड के दिन लिंक नहीं भेज पाएंगे। इसलिए कोई यह ना गफलत में रहे कि नहीं मैं फाइनल राउंड में आ गया तो उसके बाद मैं डेली क्विज में भाग लूं चाहे नहीं लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको सीरियस करना चाहते हैं कि नहीं, आप प्रत्येक दिन क्विज में भाग लीजिए। और हमारे टेक्नीशियन साहब एक चीजों को गौर कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। तो ये भी नियमों को आप सुन लें कि जो फाइनल राउंड में आ गए जिनका नाम मैंने घोषणा कर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर वो डेली हमारे साथ लाइव नहीं जुटेंगे तो उनको हम लोग फिर फाइनल में नहीं ले पाएंगे। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो पुनः बहुत आभार दिलीप जी, और सभी विद्यार्थियों से पुनः गुजारिश करूंगा कि टॉप 10 का इंतजार करें। कल आप लोगों को बहुत सुखद समाचार मिलने वाला है और टॉप 10 अभ्यर्थियों के लिए बहुत जबरदस्त रूप से दिलीप जी की ओर से 100 रुपए का जो है एक पुरस्कार नगद राशि आप लोगों को दी जाएगी और 10 अभ्यर्थियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप उसका इंतजार करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मित्रों के बीच जो है शेयर करना ना भूलें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप समूह को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और दिलीप जी को पुनः आभार प्रकट करते हुए मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। थैंक यू सो मच।